बच्चों पिछली क्लास में मैंने जहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स रोका था उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रल सॉलिड। पिछली क्लास में मैं न्यूट्रल सॉलिड के बारे में बता रहा था। मैंने कहा कि बेटा मान लो ये एक सॉलिड है और ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, टोटल चार्ज ऑफ दिस सॉलिड इज 0। अगर मैं इस सॉलिड को किसी अच्छे माइक्रोस्कोप से देखूं, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से, तो मुझे इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें दिखाई देती हैं। एटम्स मिलेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सॉलिड के अंदर इन 3 के अलावा और कुछ नहीं होता। कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टहलते हुए नहीं मिलता। सिर्फ 3 तरह की बॉडी होती है। एटम्स, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस कौन है? जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो बचा हुआ एटम बन जाता है पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस, एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन 3 तरह की बॉडीज होती हैं। पर इनमें से कौन ज्यादा है और कौन कम? जैसे मेटल्स को हम कहते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, वेरी गुड कंडक्टर। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। अगर हम मेटल्स में देखें तो इनमें से कौन ज्यादा है और कौन कम, तो हम पाते हैं कि 5000 से 10,000 एटम की भीड़ ले ली जाए, 5 से 10,000 एटम की भीड़ में केवल एक पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 5-10 हजार एटम्स में से कोई एक एटम ऐसा होता है जिसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के निकल जाता है। ज्यादातर एटम ही रहते हैं, ज्यादातर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देते। ये गुड कंडक्टर का हाल है। वहीं जब हम बैड कंडक्टर में जाते हैं, इंसुलेटर में, तो ये सीन और भी खराब हो जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 10⁸ एटम्स की भीड़ में एक पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। साथ में हम ये भी पाते हैं कि मेटल्स के जो पॉजिटिव आयंस हैं, दीज आर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल्स में, वो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। और इंसुलेटर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर स्लो मूविंग। अब अगर हम किसी मेटल को ले लें, जैसे ये की है, ये मेटल है, अब मैं इसको अपने बालों में रब करूं तो ये चार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा, पर ये तुरंत, इसके इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट मूविंग हैं कि वो तुरंत मेरे हाथों से चार्ज को एक्सचेंज करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसको अब किसी पेपर पीस के पास ले जाऊं तो ये मेटल उसे, जब तक उस पेपर पीस के पास पहुंचेगा तब तक उससे पहले ही ये न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। देखो, मैंने बालों पे रब किया, ये चाबी हमारी ये की चार्ज हो गई। चार्ज होते ही इसने अपने आप को, देखो, यहाँ तक ले गए, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट मूविंग हैं कि उन्होंने मेरे हाथों से आपस में एक्सचेंज किया और इस चाबी के में जितना चार्ज डेवलप हुआ उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये कोई अट्रैक्शन नहीं शो करता, जबकि ये गुड कंडक्टर है। और वहीं अगर हम इस प्लास्टिक को ले लें तो ये एक बैड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूविंग होते हैं। जब हम इसको रब करेंगे, रब करने के बाद पेपर पीस के पास ले जाएंगे तो इट विल शो सम अट्रैक्शन। जब हम इसको रब करके अपने पेपर पीस के पास ले जाएंगे तो इट शोज अट्रैक्शन। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि रब करने से जो यहाँ पर चार्ज पैदा हुआ उसको मेरे हाथों से न्यूट्रलाइज होने में टाइम लग गया, इसलिए पेपर पीस तक पहुँचने से पहले वो न्यूट्रल नहीं है, चार्ज अभी भी बना हुआ है, इसलिए वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है।
तो नॉन मेटल्स में यानी बैड कंडक्टर में चार्ज अपनी जगह पर लंबे समय तक बना रहता है और मेटल्स में चार्ज बहुत जल्दी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देता है, दूसरी बॉडी से चार्ज लेकर के न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम साइज की बात करें, एटम्स का साइज मैंने बताया था नियरली 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, पॉजिटिव आयंस का भी साइज 10 एंगस्ट्रॉम का आसपास होता है, और इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है कि उसको आज तक कोई देख ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता कैसा है। और फिलहाल तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से कोई भी इस लायक नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन का फोटोग्राफ ले सके। इलेक्ट्रॉन का फोटोग्राफ लेने के लिए मुझे लाइट चाहिए ऐसी जिसका साइज ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ फ्री इलेक्ट्रॉन के साइज से छोटी हो। उससे छोटी साइज का ही लाइट इलेक्ट्रॉन की फोटोग्राफ लेने में कामयाब हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसे कोई देख नहीं पाया अभी तक। तो किसी भी न्यूट्रल सॉलिड के अंदर, इफ सॉलिड इज न्यूट्रल, अगर हम किसी भी न्यूट्रल सॉलिड के अंदर जा रहे हैं और उसको देखते हैं तो ये सॉलिड है, ये सारे एटम्स इसके अंदर भरे हुए हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे एटम्स हैं जो अपनी ऑर्बिट से निकल गए हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। तो जिनके इलेक्ट्रॉन निकल गए वो तो बन गए पॉजिटिव आयंस। ऐसे पॉजिटिव आयंस मेटल में आपको मिलेंगे, और बाकी सारे के सारे एटॉमिक स्टेट में, मतलब पॉजिटिव आयंस बहुत कम, बाकी ज्यादातर एटम्स होते हैं। और जिनसे जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो इलेक्ट्रॉन आराम से इसके अंदर एक एटम से दूसरे एटम में कोलाइड करते हुए चलते ही रहते हैं। कंटिन्यूअसली दीज आर इन स्टेट ऑफ मोशन, लगातार वो इसके अंदर घूमते रहते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव आयन सोचे कि मैं भी अपनी जगह बदल दूं, ये पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो बेटा जब हम जानते हैं दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो दो एटम है, अब कोई पॉजिटिव आयन इनके बीच में से जाना चाहता है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव आयन इनकी तरफ अप्रोच करता है ये उसे रिपेल कर देते हैं और इसे अपनी तरफ आने नहीं देते। तो पॉजिटिव आयन, कोई भी पॉजिटिव आयन अपनी जगह छोड़ के दो एटम के बीच में से गुजर जाए, पास हो जाए, ऐसा सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता। सॉलिड अपने अंदर से, सॉलिड के एटम्स अपने बीच में से किसी भी पॉजिटिव आयन को चलने नहीं देते। तो पॉजिटिव आयंस में मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट इन पॉजिटिव आयंस। These वाइब्रेट, ये केवल अपनी जगह रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर पोजिशन। ओनली मूविंग बॉडी इज, केवल इसके अंदर चलने वाली बॉडी, फ्रीली चलने वाली बॉडी, ओनली मूविंग बॉडी इज फ्री इलेक्ट्रॉन। केवल चलने वाली बॉडी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, वही चल पाते हैं और कोई नहीं चल पाता। एटम्स भी अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, वो भी अपनी जगह छोड़ करके नहीं जा पाते कहीं। अब ओनली मूविंग बॉडी इज फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बेटा आगे चलें। तो इन न्यूट्रल सॉलिड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, जितने इसके अंदर पॉजिटिव आयंस देखेंगे उतने ही आपको इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, जिसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज है सॉलिड के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भरा हुआ, टोटल चार्ज 0 होता है। अब अगर मैं सोचूं कि किसी सॉलिड से पॉजिटिव चार्ज को, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बेचारा यहाँ पर है तो वो अपनी जगह ही रहेगा, छोटे छोटे वाइब्रेशन कर सकता है पर यहाँ से बाहर नहीं आ सकता।
इसलिए किसी भी बॉडी से पॉजिटिव आयंस को बाहर निकालना या इसके अंदर डालने की कोशिश करोगे, अगर कोई पॉजिटिव इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये एटम्स उसे रिपेल करके बाहर फेंक देंगे। तो पॉजिटिव आयंस का बॉडी में एडिशन और उनका रिमूवल दोनों बड़ा टफ प्रोसेस है। पॉजिटिव आयंस को ना तो आप किसी बॉडी में डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो हम कहते हैं चार्जिंग बाय मीन्स ऑफ पॉजिटिव आयंस इज नॉट पॉसिबल। परेशानी एक और भी है कि हमको पता ही नहीं कि इस एटम के ग्रुप में पॉजिटिव आयन है कौन सा। बाहर से देख करके नहीं बता सकते कि ये एटम है या पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, फिर उसको निकालना तो और भी मुश्किल काम है। तो पॉजिटिव आयन का एडिशन और रिमूवल बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जो आसानी से तो नहीं होने वाला। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड या रिमूव किया जा सकता है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड। हम किसी भी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। दैट इज वाई सो दीज free electrons make a body charged। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर मुझे इस पेन को चार्ज करना है तो इस काम के लिए मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद लेनी पड़ेगी। या तो मैं इस पेन से फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। Now we come to, फिर से एक बार आते हैं सॉलिड पर। भाई ये मेरा सॉलिड है और हम जानते हैं इसके अंदर एटम, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, तीन तरह की चीजें हैं। तो मान लो बेटा ये पॉजिटिव आयन्स इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे होंगे, पर एटम के कंपैरिजन में कम से कम 1 लाख गुना कम, 10,000 से 1 लाख गुना कम। अब मान लो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिख रहा है, तो बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे ये पॉजिटिव आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोई इधर अट्रैक्ट करेगा एंड सो ऑन। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और ये सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड अ सॉलिड, नेट फोर्स ऑन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी जीरो। यानी जब वो अंदर रहता है सॉलिड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। बट व्हाट हैपेंस, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते चलते इसके अंदर टकराते टकराते एकदम किनारे पहुंच जाता है और इसमें से निकलने की कोशिश करता है, तो अंदर मौजूद, जैसे ही सरफेस से थोड़ा पहले ही है वो, अंदर मौजूद सारे पॉजिटिव आयंस इसे अट्रैक्ट करते हैं। सबका फोर्स पीछे लग रहा है, और जब इन सबका फोर्स पीछे की तरफ है तो इसके ऊपर सारी फोर्स तो इधर है, इधर कोई फोर्स नहीं है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स हमारे इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ लगेगा, रिजल्टेंट। और फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो बेचारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ये फोर्स वेलोसिटी कम करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से फेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है किसी सॉलिड से बाहर नहीं आ पाता। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस सॉलिड से बाहर निकलना है तो इसकी वेलोसिटी हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये जो फोर्स है वो उसे यहाँ पहुँचने से पहले रोक ना दे। वेलोसिटी बढ़ाना है तो इसका मतलब हमें अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाना है। तो किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को सॉलिड से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है
मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू लीव द सॉलिड, कि सॉलिड से बाहर निकल जाए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का नाम हम रख देते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी पाने से ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड से बाहर निकल पाता है, अपने आप नहीं निकलता। तो चलिए मान लीजिए बेटा ये हमारा सॉलिड है और इसके अंदर भरे हुए हैं पॉजिटिव आयंस और साथ में इसके अंदर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो बेटा इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका टोटल चार्ज हो गया इतना, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं जिनका टोटल चार्ज इतना है। टोटल चार्ज 0 है, फिलहाल ये न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव आयन उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज है 0। पर अगर मैंने इस सॉलिड से मान लो बेटा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन तो नहीं निकले, पॉजिटिव आयन तो अभी भी उतना ही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो वही है, पर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए कम, 996 इलेक्ट्रॉन बचे, इतना नेगेटिव। तो चार्ज इस बॉडी पर कितना पैदा हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से हमारे सॉलिड का चार्ज हो गया +4। और अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इस बॉडी से तो कितना चार्ज आ जाएगा? 995 बचेंगे, तो हमारी बॉडी का चार्ज 5 ही हो जाएगा। यानी जितना नेगेटिव चार्ज हम निकालेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पर। अब अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई 5 भी नहीं निकल रहा हूं, मैं n इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, अगर मैंने इसमें से n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर मैंने इस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारी बॉडी पर चार्ज कैसा आएगा? चार्ज ऑन द बॉडी Q will become equal to +Ne। अभी देखा था ना हमने, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज बॉडी पर आया था +4e, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पर +5e, तो n इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज +Ne। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने से बॉडी पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव आ गया। तो इफ यू रिमूव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। पर एक इलेक्ट्रॉन भी तुम निकालोगे, अगर तुमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी निकाला तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा मास भी होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ा सा मास भी निकलेगा, और मास निकलेगा तो मास, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे तो उसके साथ थोड़ा मास निकल जाएगा, और तुमने तो n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास निकल जाएगा। तो हम पाएंगे कि इस बॉडी का मास जो है इलेक्ट्रॉन के निकलने से डिक्रीज कर जाएगा, पर बहुत मामूली सा डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता ही कितना है? बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉडी का मास डिक्रीज होता है, पर बहुत मामूली सा, जो पता भी नहीं चलेगा। अब इसका कॉन्ट्रेरी पार्ट में आ जाए, उल्टा चले। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डाल दूं, सपोज दिस इज बॉडी, अगेन इसके पास मान लो 1000 पॉजिटिव आयन और 1000 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज अभी भी 0 है, टोटल चार्ज 0 है। अब मान लो बेटा मैंने इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो बेटा अब पॉजिटिव चार्ज तो वही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। पॉजिटिव आयंस तो अपनी जगह पे ही हैं, उनमें कोई चेंज आया नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। पर अब इलेक्ट्रॉन पहले इसके अंदर थे कितने? 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, और 4 हमने एक्स्ट्रा डाल दिए, तो नेगेटिव चार्ज अब 1000 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। जब हम जोड़ के देखते हैं तो हमने पाया टोटल चार्ज हो गया -4e।
यानी जितने इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस बॉडी को मिला। 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन का -4 ही हो गया। जितना आपने नेगेटिव डाला उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर आ गया। तो अगर मैं इस बॉडी के अंदर n इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो व्हेन n इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो हमारी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा -n के बराबर। पर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसका मतलब एक मास भी डाल रहे हो, हर इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करोगे तो इसका मतलब मास भी डाल रहे हो। अब मास डालोगे तो मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वी फाइंड दैट मास ऑफ बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेस। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिला दो या उसमें से निकाल दो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे मिलाओगे तो नेगेटिवली चार्ज, और रिमूव करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि बेटा ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, सब है, बस पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है। अगर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में हम कहेंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पॉजिटिव आयंस कम है। नाउ वी कम टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So we say that charge on a body is due to excess or lack of free electrons। किसी भी बॉडी पे चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज। एन इज ऑफ टाइप, और बॉडी पे जो चार्ज मिलेगा और बॉडी पर जो चार्ज है Q, वो n इंटू ई के फॉर्म में होगा, जहाँ n एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है। n यहाँ पर क्या शो करता है, n का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव्ड, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हमने डाले या निकाले। हमने बताया था ना कि n इलेक्ट्रॉन डालोगे तो चार्ज हो जाएगा -ne, और n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज हो जाएगा +ne। यानी चार्ज जो बॉडी के ऊपर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन तुमने उसमें ऐड किए या रिमूव किए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वी कैन से दैट चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होता है, तो बेटा इसका कारण ये है कि अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाए, और इलेक्ट्रॉन को देख तो पाए नहीं, साथ साथ आज तक हम लोग इलेक्ट्रॉन के टुकड़े भी नहीं कर पाए। मजबूरी हमारे सामने ये है कि हम किसी बॉडी से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, पर हम किसी बॉडी से 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। n यहाँ बताता है कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकाले गए या मिलाए गए, इसलिए n जो है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या 2 निकालोगे या 3 निकालोगे या 4 निकालोगे। n जो है अपने आप में एक पूर्ण संख्या होगी, इंटीजर होगा।
पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी is found in some fixed amount. किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है उसके कुछ निश्चित मान होते हैं, निश्चित वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। हमारी मर्जी, हम जो सोच रहे हैं कि यार इस वैल्यू का चार्ज बॉडी पे हो जाए, तो हमारी मर्जी का चार्ज बॉडी पर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हमने अभी तुमको बताया कि हम अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर उसी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, और मिला दें तो उतना नेगेटिव आ जाएगा। यानी किसी बॉडी पे सबसे छोटा चार्ज प्लस या माइनस ई हो सकता है, और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ ऐड करें या रिमूव करें तो इतना चार्ज बॉडी पर होगा, 3 निकालें या रिमूव करें तो इतना होगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उससे के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से चार्ज करोगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, यानी सबसे छोटा चार्ज बॉडी पर ये, फिर अगला चार्ज बॉडी पर ये हो सकता है। इनके बीच का चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज आएगा, 2 से इतना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज आएगा। यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू या तो ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, एंड सो ऑन। पर किसी भी बॉडी पर चार्ज, इनके बीच का सोचो, इनके बीच की कोई नंबर 1.6 और 3.2 के बीच में, जैसे 2 ले लो, 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हम कहेंगे इस तरह का चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज बॉडी पर जो भी है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक मल्टीपल ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वेदर 1.7 इंटू 10⁻⁻15 कूलम चार्ज पॉसिबल इज दिस चार्ज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है? क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी पर बिल्डअप कर पाएंगे? तो हम कहते हैं चलो भाई चेक करके देखते हैं। तो हम जानते हैं चार्ज जो भी है वो n इंटू ई रूप में होना चाहिए, n इंटू ई के फॉर्म में आना चाहिए। Q की वैल्यू कितनी दी है? 1.7 इंटू 10⁻⁻19, n हमें मालूम नहीं, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू हमने निकाली 1.7 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 1.7 इंटू 10⁻⁻15 सॉरी -15। तो ये हो गया 17/16 और 10 की पावर आ गई 4। n आ गया 17 अपॉन 16, 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4। 4 से डिवाइड किया तो ये 2 5 0 0, फिर 4 से डिवाइड किया 625 आ गया। अब n का ये वैल्यू आ गई 17 इंटू 625। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर वो होती है जिसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो। इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34 और 8 = 42, 17 × 6 = 102 और 4 = 106। तो बेटा n की वैल्यू ये आ गई, जो कि अपने आप में एक इंटीजर है। और अगर n इंटीजर आ गया तो हम कहेंगे ये चार्ज पॉसिबल है। सो दिस चार्ज इज पॉसिबल। इतना चार्ज हमारी बॉडी पर हो सकता है। पर अगर मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, सवाल दूसरा मान लो दे दिया, अब की बार मैंने कहा क्या ये चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है 1.7 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो मैंने ये पूछा क्या ये चार्ज हो सकता है, तो भाई 10 की पावर -15 की बजाय मैंने 16 कर दिया। अब 16 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ पर 10 की पावर 3 आ गई,
अब 10 की पावर 3 आ गई तो ये 1000 हो गया। 4 से डिवाइड किया तो 200, 4 से डिवाइड किया 250 आ गया, फिर 4 से डिवाइड किया तो 62.5 आ गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया n की वैल्यू, जो कि डेसिमल में आ गई, जो कि इंटीजर नहीं है। और चूंकि ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज इतना चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता। If all orbital electrons of 100 gram water are removed and deposited on a body, what will be charge on that body? सौ ग्राम पानी में जितने भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं सबको निकालो और एक बॉडी पे ले जाके इकट्ठा कर दो, तो बताओ उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। चलो भाई, तो H2O इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है प्लस 16, यानी मॉलिक्यूलर वेट है 18। इसका मतलब हुआ कि 18 ग्राम वाटर का मतलब 1 मोल वाटर, और 1 मोल वाटर का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। अठारह ग्राम पानी 1 मोल के बराबर हुआ, और 1 मोल में 6.2 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। पर बेटा H2O में आ जाओ, HO और H, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल मिलाकर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो 18 ग्राम पानी 18 ग्राम वाटर का मतलब हो गया इतने सारे मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और हर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहेंगे 18 ग्राम वाटर में 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल इंटू 10 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18 ग्राम पानी में। हर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 100 ग्राम पानी में कितना होगा। अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम में इतने हैं, तो 100 ग्राम पानी में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 और 1 24 अपॉन 18 इंटू 100। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे 100 ग्राम पानी के अंदर। और हमने क्या किया है, हमने तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, हमने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 6.02 अपॉन 18 इंटू 10⁻24। रफली अगर हम उसको 6 मान लें तो 6/18 रफली 1/3 इंटू 10⁻23 इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। अब जब इतने इलेक्ट्रॉन को निकाला और बॉडी पर ले जाके जमा कर दिया, तो बेटा जब हम किसी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है ना। तो चार्ज ऑन दैट बॉडी
बॉडी पर जो भी चार्ज है Q किस रूप में होता है, Ne के रूप में, पर यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चार्ज हमारी उस बॉडी पर Q N की जगह रखा 1/3 इंटू 10⁻23 इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90, यानी उस बॉडी पर चार्ज हो जाएगा 0.533 इंटू 10⁻4 और Q विल बी इक्वल टू -5.33 इंटू 10⁻3 कूलम। Now we come to ways of charging. चार्जिंग के बहुत सारे मेथड हैं, इसमें से हम 3 बेसिक मेथड हम लोग सीखते हैं, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, एक मेथड है बाय रबिंग, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन और तीसरा है बाय इंडक्शन। तो रबिंग, देखो बेटा, मैंने अभी तुमको बताया कि मान लो बेटा एक सॉलिड है, मेटल या गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया तुमको कि बेटा किसी भी बॉडी से, किसी भी सॉलिड से फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलते, उनको बाहर निकलने के लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं बॉडी ए के कांटेक्ट में दूसरी बॉडी बी रख दूं, तो क्या ए और बी, ए या बी में से किसी का फ्री इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब दो बॉडीज ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, जैसे आप अपने हाथों को ही रब करिए, तो वी डू, तब वी डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ता है, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वी डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, उन दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट अपनी एनर्जी, उसके खिलाफ अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, जिसकी वजह जो हीट में बदल जाती है और जिसकी वजह से बॉडीज गर्म हो जाएगी। आप अपने हाथ को रब करिए, हाथ गर्म हो जाते हैं। तो हम जो एनर्जी खर्च करते हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स absorb this heat and increase their kinetic energy. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एंड सो बिकम एंड thus become able to jump. Able to jump from one body to other. तब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करने लायक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ए से बी में जाएंगे या बी से ए में जाएंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि दो तरह की बॉडी मेरे पास है।
ए और बी। मान लो बेटा ए के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए और इसमें है पर कम है, तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो कुछ इसमें से इसमें भी भागेंगे, पर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे और बी से लौटने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यानी नेट एक्सचेंज की बात की जाए कि भाई ए से अगर 20 इलेक्ट्रॉन बी में गए, ए से 20 इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए और 5 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो नेट तो यही कहेंगे ना कि भाई 15 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए नेट, राइट। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, नेट ये कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉडी। तो मान लो बेटा ए से बी में n इलेक्ट्रॉन जंप कर लेगा, पहले इसका चार्ज भी 0 था, इसका भी 0 था, पर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, तो अब हमारी बॉडी ए पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी का चार्ज n इलेक्ट्रॉन निकल जाने से हो जाएगा प्लस n, और बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो बॉडी बी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और इसमें n इलेक्ट्रॉन आए हैं इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा -e Ne। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करके चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी पर आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा एक बराबर, चार्ज की वैल्यू दोनों पर एक बराबर होती, बट एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव होती है। चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट। चार्जिंग का दूसरा मेथड है बाई कंडक्शन। इस मेथड में हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल बॉडी। जब हम कंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो हमारे पास, मुझे इस पेन को चार्ज करना है और कंडक्शन मेथड फॉलो करना है, तो बेटा इस पेन को चार्ज करना है, कंडक्शन मेथड से चार्ज करना है, तो हमें पहले से एक चार्ज बॉडी चाहिए। एक चार्ज बॉडी हम ऐसा लेंगे जिस तरह का चार्ज चाहिए उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। भाई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जोड़ेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से जोड़ेंगे। तो बॉडी को हमें जोड़ना, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज 0 है फिलहाल, और मैं चाहता हूँ उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज चाहता हूँ उसके ऊपर, तो मुझे इसे किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जोड़ना पड़ेगा जिसके पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। अब अगर ये न्यूट्रल बॉडी छोटी है तो डायरेक्ट उठा के इससे जोड़ दो, कांटेक्ट में रख दो, और अगर हैवी है तो किसी वायर की हेल्प ले लो, किसी वायर के जरिए जोड़ सकते हो। आपको ये काम करना है। और अगर नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से जोड़ेंगे। अब हम जानते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन सब प्रेजेंट होते हैं, जितना पॉजिटिव आयन उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्यू चार्ज है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब होगा क्या, ये तो बॉडी, इसका चार्ज तो वही है भाई, अभी सीन को समझना है कि इसके पास क्यू चार्ज है और ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, तो पर ये बॉडी इसके अंदर मौजूद इन नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगी। पर बेचारे पॉजिटिव आयन तो चलने फिरने लायक होते नहीं, अपनी जगह केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। यहाँ का पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, वो अपनी जगह ही रहेगा। पॉजिटिव आयन चल नहीं पाता, सिर्फ चलने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव आयन इस बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इस बॉडी के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इस वायर के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसमें से पास होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन तो निकलते जा रहे हैं। मान लो बेटा टोटल n इलेक्ट्रॉन भाग गए। अगर n इलेक्ट्रॉन भाग गए तो
बॉडी के पास क्या हुआ, पहली वाली बॉडी के पास, तो बेटा हम पाते हैं कि पहली वाली बॉडी का चार्ज पहले से कम हो जाता है। क्यों? पहले इसके पास पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज आ रहा है इस बॉडी में, नेगेटिव। पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज डालोगे तो टोटल चार्ज कम होने लगेगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास पहले कितना पॉजिटिव चार्ज था, q, और n इलेक्ट्रॉन आने से कितना नेगेटिव चार्ज आया, -q। यानी इस बॉडी का नया चार्ज हो जाएगा q माइनस Na। n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, इसलिए इसका चार्ज घट करके q माइनस Na हो गया। और ये जो न्यूट्रल बॉडी मेरे पास थी उसमें से इसके पास शुरू में कोई चार्ज नहीं था और इसमें से निकल गए हैं n इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे आ जाता है। यानी कि इस बॉडी का नया चार्ज हो जाएगा +Na। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की मदद से न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। अगर न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से जोड़ेंगे। तो कंडक्शन प्रोसेस में हम ये देखते हैं बेटा, शुरू में इस चार्ज बॉडी के पास चार्ज ज़्यादा था लेकिन अब वो चार्ज कम हो जाता है। अगर टोटल चार्ज देखें दोनों का जोड़ करके, Q1 और Q2 का सम करके देखें तो ये Q माइनस Na है और इस पर +Na है। दोनों को सम किया, कैंसिल, Q आ गया टोटल चार्ज। और शुरू में टोटल चार्ज कितना था, इस पर Q, इस पर 0। इसका मतलब फाइनल टोटल चार्ज और इनिशियल टोटल चार्ज बराबर है। चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सवाल ये होता है, कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन कब तक जाते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। to the other. Until their potentials become equal. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक जाते हैं जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब बेटा ये चैप्टर क्लास 12 के बच्चे जो नए नए शुरू कर रहे हैं उनको पोटेंशियल पता नहीं होता, तो वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल लेटर। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए, बॉडी से एक बॉडी से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन एक निकल के दूसरे में जाएंगे ये डिसाइड करने का काम पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी करती है। जैसे ही दोनों बॉडी के पोटेंशियल बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाना बंद कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, दोनों मिल करके इस बात को डिसाइड करते हैं कि हम कितने इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे। तो हम पाते हैं एक बात, Q1 Q2 दोनों पर जो फाइनल चार्जेस हैं आर ऑफ सेम काइंड, सेम साइन। दोनों बॉडी पर या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों पर नेगेटिव होंगे। एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव ऐसा चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। दूसरी बात हमारे समझ में आती है कि Q1 एंड Q2 डिपेंड ऑन साइज ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का साइज बड़ा है उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, जिसका साइज छोटा है उसके पास कम चार्ज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बॉडीज। Q1 और Q2 दोनों बराबर भी हो सकते हैं इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल। अगर दोनों सेम एक जैसी हों, दोनों बॉडीज एक जैसी हों तो दोनों पर बराबर बराबर चार्जेस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ रॉड, ये एक हमारे पास रॉड है
और इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। फिर मैंने इस रॉड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये हमारी अर्थ हो गई। तो मैंने पूछा भाई कि जब आप इसे अर्थ से जोड़ोगे, दो बॉडी जुड़ गई, तो ये यहाँ पर कंडक्शन मेथड से चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, एक बॉडी से चार्ज दूसरे में जाएगा। यानी अर्थ से अब क्या होगा, क्या पॉजिटिव आयन इसमें से निकल के अर्थ में जाएंगे या अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन चल करके इस रॉड में आएंगे। तो हमने आपसे बताया कि पॉजिटिव आयन बेचारे चल फिर नहीं पाते, तो इसका मतलब होगा क्या, जैसे ही आप इस रॉड को अर्थ से जोड़ोगे तो अर्थ के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इसमें आना शुरू करेंगे, और ऐसा तब तक वो करेंगे जब तक अर्थ का पोटेंशियल और इस रॉड का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब जरा साइज को कंपेयर करते हैं तो हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, 6400 किलोमीटर रेडियस की है, और उसके कंपैरिजन में कोई भी रॉड देखोगे पॉइंट जैसी ही हो जाएगी। यानी रॉड का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। पर हमने क्या कहा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन साइज पे डिपेंड करता है, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें ज़्यादा चार्ज होगा। यानी इसका मतलब ये निकलेगा कि फाइनली हम क्या पाएंगे कि इस रॉड का सारा चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब सारा ही कह लो, क्योंकि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज की है रॉड, तो रॉड लगभग न्यूट्रलाइज हो जाएगी। रॉड बहुत छोटी है, इसके पास बहुत नेग्लिजिबल चार्ज होगा, सारा चार्ज भाग जाएगा अर्थ से न्यूट्रलाइज होकर के। तो अभी तक बेटा हम लोग जो है थियोरिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, न्यूमेरिकल अप्रोच इसके बाद वाले टॉपिक में अगले वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे, जिसमें हमें कूलम्स लॉ पढ़ाना है आपको। उस समय हमको जरूरत पड़ेगी आपके बेसिक कंसेप्ट की, इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर वो कोप्लेनर है तब, नॉन कोप्लेनर है तब, दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो रिजल्टेंट, वेक्टर के कंपोनेंट, टॉर्क, कहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जितनी बेसिक जरूरत होगी तो वो हम बताते हुए फिर आगे चलेंगे।